जनरली जब किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात होती है ना, तो वहाँ एक परफेक्शन या कह सकते हैं प्रिसिजन की उम्मीद होती है। हाँ, एकदम इंजीनियरिंग की तरह। बिल्कुल। मतलब अगर किसी की हड्डी टूट गई है तो एक्सरे में वो एक टेढ़ी मेढ़ी सफेद लाइन साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस उसकी तरफ पॉइंट करके कह सकता है कि प्रॉब्लम यहाँ है। हाँ, वही। और सच कहा जाए तो ये क्लैरिटी एक तरह का कंफर्ट देती है। इंसानी दिमाग को चीजें विजिबल देखना, उन्हें साफ साफ ब्लैक एंड व्हाइट में कैटेगराइज करना बहुत पसंद है। या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, एकदम क्लियर। एकदम सही कह रही हैं। लेकिन जैसे ही हम लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की दुनिया में कदम रखते हैं, अचानक से वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। हाँ, एक ऐसे लैंडस्केप का सामना होता है जो बहुत ही धुंधला है, जहां ब्लैक और व्हाइट के बीच ढेरों ग्रे एरियाज हैं। और आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे ही बेहद दिलचस्प और ग्रे टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है, स्टेट यानी राज्य की परिभाषा। बिल्कुल। और विशेष रूप से हमारा फोकस रहेगा आर्टिकल 12 के अंदर छुपे हुए सिर्फ 2 रहस्यमयी शब्दों के जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पर, और वो शब्द है अदर अथॉरिटीज या अन्य प्राधिकारी। सही कहा। और इस पूरी लीगल जर्नी को समझने के लिए हमने केसरी नंदन एकेडमी के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कुछ बेहद शानदार और डिटेल्ड नोट्स का सहारा लिया है। हाँ, उन नोट्स ने इस पेचीदा विषय को बहुत ही खूबसूरती से मैप किया है। तो आखिर इस पूरे विश्लेषण का मिशन क्या है? देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि भारत का संविधान नागरिकों को पार्ट 3 के तहत फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार देता है। जैसे समानता का अधिकार, आजादी का अधिकार, जीवन का अधिकार। एकदम। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ये अधिकार आखिर मिलते किसके खिलाफ हैं? जवाब है स्टेट के खिलाफ। मतलब अगर कोई पड़ोसी किसी के साथ भेदभाव करता है तो उसके लिए क्रिमिनल लॉ या सिविल लॉ है। लेकिन अगर स्टेट भेदभाव करता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये स्टेट आखिर है कौन। सही बात है। आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतों ने समय के साथ कैसे इस एक छोटे से फ्रेज अदर अथॉरिटीज के दायरे को बढ़ाया, यही आज की कहानी है। ये सिर्फ लीगल शब्दों का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे तौर पर सत्ता की ताकत और एक आम इंसान के अधिकारों के बीच के बैलेंस की कहानी है। तो शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। आर्टिकल 12 एग्जैक्टली कहता क्या है? मैंने जो पढ़ा है, आर्टिकल 12 में स्टेट की एक लिस्ट दी गई है। इसमें बताया गया है कि स्टेट में भारत सरकार और संसद शामिल हैं, राज्यों की सरकारें और विधानसभाएं शामिल हैं। और हाँ, म्युनिसिपैलिटी या पंचायत जैसी लोकल अथॉरिटीज भी शामिल हैं। हाँ, यहाँ तक तो सब कुछ उस एक्सरे रिपोर्ट की तरह एकदम क्लियर है। सरकार, संसद, पंचायत, ये सब स्टेट हैं। लेकिन इस लिस्ट के आखिर में संविधान निर्माता एक लाइन जोड़ देते हैं, अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और असली डिबेट यहीं से शुरू होती है। ये अन्य या अदर कौन है? संविधान बनाने वालों ने इसकी कोई साफ लिस्ट नहीं दी। मतलब उन्होंने इसे भविष्य के अदालतों के इंटरप्रिटेशन के लिए एकदम खुला छोड़ दिया। बिल्कुल। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही एक्सक्लूसिव वीआईपी क्लब की कल्पना कर सकते हैं। मान लीजिए स्टेट एक वीआईपी क्लब है। जो भी संस्था इस क्लब के अंदर आएगी उसे क्लब के सख्त नियमों का पालन करना ही होगा। और वो नियम है नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स। मतलब अगर कोई संस्था इस क्लब में है तो वो मनमानी नहीं कर सकती। एकदम सही। किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती और बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी की आजादी नहीं छीन सकती। और अगर उसने ऐसा किया तो आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में उस संस्था के खिलाफ रिट दायर की जा सकती है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी संस्था अपनी आजादी नहीं खोना चाहती। कोई भी बोर्ड या कॉर्पोरेशन ये नहीं चाहता कि उसके हर छोटे बड़े फैसले पर लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। हाँ, रिट फाइल कर दे। इसलिए हर संस्था की कोशिश यही रहती है कि वो इस स्टेट वाले क्लब से बाहर ही रहे। वही तो। और आजादी के बाद दशकों तक अदालतों के अंदर असली लड़ाई यही तय करने की रही है कि इस क्लब में एंट्री किस किस को मिलेगी और कौन बाहर रहेगा। तो चलिए आजादी के ठीक बाद के दौर में चलते हैं। मुझे याद आ रहा है कि जब ये क्लब नया नया बना था तब इसमें एंट्री पाना बहुत ही मुश्किल था। बहुत मुश्किल। अदालतें बहुत ही संकीर्ण या कह ले नैरो नजरिया अपना रही थीं। 1954 के मद्रास हाईकोर्ट के केस का जिक्र आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनाम शांताबाई। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? इस केस में हाईकोर्ट ने एक पुरानी लीगल डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया जिसे एजुसडेम जेनरस कहते हैं। अरे, एजुसडेम जेनरस
सुनने में ये लैटिन शब्द काफी भारी भरकम लगता है। लगता है ना? लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। इसका अर्थ होता है समान प्रकार के या ऑफ द सेम काइंड। इसे एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए एक टोकरी में सेब, केला और संतरा रखे हैं। ठीक है, फ्रूट्स है। हाँ, और साथ में एक पर्ची पर लिखा है और अन्य चीज हैं। तो इस एजुसडेम जेनेरिस रूल के हिसाब से उस टोकरी में अन्य चीजों के नाम पर पपीता या अंगूर ही रखा जा सकता है। मतलब उसमें कोई कार, जूता या किताब नहीं रखी जा सकती। लिस्ट की हर चीज का एक कॉमन थीम होना चाहिए। बिल्कुल। मद्रास हाईकोर्ट ने इसी रूल को आर्टिकल 12 पर लागू कर दिया। उन्होंने लिस्ट को देखा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल अथॉरिटीज, और कहा कि इन सब में कॉमन थीम है। वो थीम क्या थी? वो थीम ये थी कि ये सब सरकार हैं और संप्रभु यानी सॉवरेन काम करते हैं, जैसे कानून बनाना, टैक्स वसूलना या पुलिस व्यवस्था संभालना। अच्छा, तो इस लॉजिक के आधार पर अदालत ने कहा कि अदर अथॉरिटीज में भी सिर्फ वही संस्थाएं आ सकती हैं जो कोई सरकारी या सॉवरेन कार्य करती हों। एकदम सही। अब चूंकि एक यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ शिक्षा देना है, जो कोई सॉवरेन पावर नहीं है, इसलिए मद्रास हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को स्टेट मानने से साफ इनकार कर दिया। उसे उस वीआईपी क्लब से बाहर कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा रुक कर सोचने की जरूरत है। मतलब अगर मैं इस नैरो इंटरप्रिटेशन को क्रिटिकली देखूं, तो क्या ये वाकई न्याय संगत था? आपका क्या सोचना है इस पे? देखिए, आजाद भारत में सरकार सिर्फ पुलिस या टैक्स कलेक्ट करने का काम तो नहीं कर रही थी। सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके स्टेट यूनिवर्सिटीज बना रही थी। अगर सरकार से पूरी तरह फंडेड एक स्टेट यूनिवर्सिटी को ही स्टेट नहीं माना जाएगा, तो वहां पढ़ने वाले छात्रों का क्या होगा? बिल्कुल, बहुत बड़ा लूप होल था ये, है ना? अगर कल को कोई यूनिवर्सिटी किसी छात्र को सिर्फ उसकी जाति, धर्म या जेंडर के आधार पर निकाल दे, तो वो छात्र फंडामेंटल राइट्स के तहत सुरक्षा मांगने कहाँ जाएगा? क्या ये नैरो डेफिनेशन फंडामेंटल राइट्स के पूरे पर्पस को ही खत्म नहीं कर दी थी? बहुत सॉलिड पॉइंट उठाया आपने। और यही वो बेचैनी थी जो धीरे धीरे पूरी लीगल कम्युनिटी में महसूस की जाने लगी। 1960 के दशक तक आते आते भारत का स्वरूप बदल रहा था। हाँ, देश एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य बन रहा था। सरकार अब सिर्फ राज नहीं कर रही थी, वो बांध बना रही थी, फैक्ट्रियां लगा रही थी, बसें चला रही थी, बैंक और इंश्योरेंस का काम कर रही थी। जब सरकार का रोल इतना बड़ा हो गया था, तो अधिकारों का दायरा भी बढ़ना जरूरी था। और इसी बदलाव की लहर के बीच 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दिशा बदल दी। मुझे उज्जमबाई बनाम स्टेट ऑफ यूपी केस याद आ रहा है। हाँ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एजुसडेम जेनेरिस के उस पुराने फ्रूट बास्केट वाले रूल को पूरी तरह से खारिज कर दिया। मतलब उन्होंने उस रूल को ही हटा दिया। ग्राम पंचायत, उनके बीच कोई एक कॉमन फीचर है ही नहीं। सही बात है। एक पंचायत और संसद के काम करने के तरीके में तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, इसलिए जब कोई कॉमन थीम है ही नहीं, तो अदर अथॉरिटीज को सिर्फ सॉवरेन फंक्शन तक सीमित कर देना बिल्कुल गलत है। तो ये कहानी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन मेरे हिसाब से असली बदलाव 1967 में आया, वो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान बनाम मोहनलाल वाला केस था। ओहो, वो तो एक लैंडमार्क मोमेंट था। उसने अदर अथॉरिटीज की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हाँ, इस केस में अदालत ने साफ किया कि संविधान या किसी स्टैच्यूट यानी संसद या विधानसभा के किसी कानून के तहत बनी कोई भी अथॉरिटी जिसे उस कानून से कुछ शक्तियां मिली हैं, वो अदर अथॉरिटीज कहलाएंगी। और इसके लिए उसका कोई सरकारी या सॉवरेन काम करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर वो किसी एक्ट से पैदा हुई है, तो वो स्टेट वाले क्लब का हिस्सा है। इस फैसले का असर तो बहुत गहरा रहा होगा। इसने रातों रात उस पुराने शांताबाई केस के फैसले को पलट दिया होगा ना? एकदम। अब देश की तमाम यूनिवर्सिटीज स्टेट की डेफिनेशन में आ गईं। अब वहां पढ़ने वाले छात्रों के पास अपने फंडामेंटल राइट्स की गारंटी थी। और जैसे जैसे समय बीता, इस दायरे को और बढ़ाया गया। मैंने नोट्स में देखा कि 1975 के सुखदेव सिंह बनाम भगत राम केस तक आते आते ओएनजीसी, एलआईसी और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसी बड़ी स्टैट्यूटरी बॉडीज को भी स्टेट मान लिया गया। हाँ, मतलब अगर एलआईसी अपने कर्मचारियों के साथ कोई मनमानी करती है, तो वो कर्मचारी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। यहाँ तक की कहानी तो एक बहुत ही लॉजिकल फ्लो में चलती दिखती है। जो भी संस्था किसी एक्ट से बनी, वो स्टेट बन गई। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। सरकारों को जब ये समझ में आने लगा कि संसद के एक्ट से बनी हर चीज पर फंडामेंटल राइट्स और कोर्ट के रिट्स का भारी दबाव आ जाता है, तो उन्होंने एक नया रास्ता निकाला। अच्छा,
वो क्या? देखिए, कई बार सरकार ऐसे काम करना चाहती है जिनमें बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी या रेड टेप ना हो। वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहती है। इसलिए सरकार ने किसी एक्ट को पास करने के बजाय चुपचाप सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट या कंपनीज एक्ट के तहत एक नॉर्मल प्राइवेट सोसाइटी या प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करनी शुरू कर दी। अरे बाप रे, मतलब एक प्राइवेट मुखौटा पहन लिया। बिल्कुल। इन तथाकथित प्राइवेट कंपनियों में सारा का सारा पैसा सरकार का होता था। बोर्ड के सारे डायरेक्टर्स सरकार के मंत्री या सेक्रेटरी होते थे। कंट्रोल पूरा सरकार का होता था, लेकिन कागजों पर टेक्निकली वो एक प्राइवेट संस्था होती थी। तो अदालत के सामने तो एक बहुत ही बड़ा सवाल आ खड़ा हुआ होगा कि क्या फंडामेंटल राइट्स से बचने के लिए सरकार ये प्राइवेट मुखौटा पहन सकती है? क्या सरकार सिर्फ एक कंपनी बनाकर संविधान की जवाबदेही से भाग सकती है? और यहीं से जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का सबसे दिलचस्प दौर शुरू होता है। साल 1979 और केस था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अदालतें कागजों का ये मुखौटा नहीं देखेंगी, बल्कि असली चेहरा देखेंगी। कोर्ट ने एक नया और बहुत ही व्यापक टेस्ट दिया जिसे द एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी टेस्ट कहा जाता है। एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी? मतलब एक उपकरण या टूल। हाँ, कोर्ट का कहना था कि अगर कोई संस्था सरकार की एजेंसी या टूल के रूप में काम कर रही है तो वो स्टेट ही मानी जाएगी, चाहे वो कागजों पर कुछ भी हो। इसे तय करने के लिए तो कोर्ट ने कुछ पैमाने या पैरामीटर्स सेट किए होंगे ना? बिल्कुल, जिन्हें डीप एंड परवेसिव कंट्रोल टेस्ट भी कहा जाता है। इसे किसी बोरिंग लिस्ट की तरह रटने के बजाय एक सिनेरियो से समझते हैं। हाँ, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मान लीजिए कल को एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला जाता है जो कागजों पर पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट सोसाइटी है। अदालत जब ये जांचेगी कि ये अस्पताल स्टेट है या नहीं, तो वो पर्दे के पीछे झांकेगी। सबसे पहले तो फंडिंग देखेगी ना? एकदम। अदालत सबसे पहले देखेगी चीफ फंडर को। क्या इस अस्पताल को चलाने का ज्यादातर पैसा सरकार दे रही है? क्या इसका पूरा शेयर कैपिटल सरकार की जेब से आया है? और फिर कंट्रोल की बात आएगी। हाँ, क्या इस अस्पताल के प्रशासन पर सरकार का गहरा और व्यापक नियंत्रण है? मतलब क्या इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सरकार अपॉइंट कर रही है? क्या हर बड़ा फैसला किसी मंत्रालय से पास होकर आ रहा है? और शायद ये भी कि वो अस्पताल काम क्या कर रहा है, फंक्शनल कैरेक्टर। क्या ये ऐसा कोई काम है जो जनहित यानी पब्लिक इंपॉर्टेंस का है? बिल्कुल सही। क्या ये वो काम है जो आमतौर पर सरकार की जिम्मेदारी होती है? अदालत ये भी देखेगी कि क्या सरकार ने इसे कोई मोनोपोली यानी एकाधिकार दे रखा है, और अंत में क्या सरकार के किसी पूरे के पूरे सरकारी विभाग को ही रातों रात एक कॉरपोरेशन का रूप दे दिया गया है। तो मतलब ये कोई ऐसी चेकलिस्ट नहीं थी जहां हर बॉक्स पर टिक होना जरूरी हो। अदालत पूरे सिनेरियो को समग्र रूप से देखती है। हाँ, और इस टेस्ट का सबसे पावरफुल और क्लियर एप्लीकेशन 1981 के अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब केस में देखने को मिला। अच्छा, अजय हासिया केस। इसमें तो शायद जम्मू कश्मीर का मामला था ना, जहां एक सोसाइटी एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज चला रही थी। एकदम सही। कागजों पर वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बनी एक प्राइवेट संस्था थी। उसका जन्म किसी संसद या विधानसभा के एक्ट से नहीं हुआ था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उस एजेंसी टेस्ट वाले पैरामीटर्स को इस कॉलेज पर लगाया तो तस्वीर एकदम बदल गई होगी। बिल्कुल बदल गई। कोर्ट ने देखा है कि उस सोसाइटी के बोर्ड में बैठे लोग सरकार के अधिकारी हैं। कॉलेज का सारा खर्चा सरकार उठा रही है और उच्च शिक्षा देने का वो काम सीधे सीधे पब्लिक इंपॉर्टेंस का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि कोई संस्था कैसे पैदा हुई है, यानी उसका जन्म किसी स्टैट्यूट से हुआ है या किसी कंपनी एक्ट के तहत, ये बात अब मायने नहीं रखती। हाँ, मायने ये रखता है कि वो क्यों पैदा हुई है और उसे आखिर चला कौन रहा है। मुझे तो ये पूरी सिचुएशन एक कठपुतली और सूत्रधार के रिश्ते की तरह लग रही है। अरे बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ये, समझाइए जरा। मतलब स्टेज पर नाचती हुई कठपुतली भले ही देखने में एक आजाद कलाकार लगे, वो एक प्राइवेट संस्था की तरह दिख सकती है, लेकिन अगर उस कठपुतली को नचाने वाले सारे धागे यानी पूरी की पूरी फंडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल स्टेज के पीछे छिपे सूत्रधार के हाथों में है, और वो सूत्रधार खुद सरकार है, हाँ, तो फिर वो कठपुतली भी स्टेट ही कहलाएगी ना। एक आम नागरिक उस कठपुतली के खिलाफ भी अदालत में अपने अधिकारों की गुहार लगा सकता है। एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसी मजबूत लॉजिक के आधार पर 1984 के मनमोहन सिंह जेतला केस में कोर्ट ने एक एडेड स्कूल को भी अथॉरिटी मान लिया था, क्योंकि उसे 90% ग्रांट सरकार से मिल रही थी। सोचिए, एक आम टीचर या स्टूडेंट के लिए ये कितनी बड़ी राहत की बात थी।
अब वो एक तानाशाही मैनेजमेंट के खिलाफ भी अपने मौलिक अधिकारों की ढाल खड़ी कर सकते थे। बिल्कुल। अब यहां तक की बात सुनकर किसी के भी मन में ये ख्याल आ सकता है कि शायद जिस भी चीज पर सरकार की थोड़ी सी भी परछाई पड़ जाए वो स्टेट बन जाती है। हाँ, ऐसा लग सकता है कि वो वीआईपी क्लब इतना ओपन हो गया कि कोई भी संस्था उसमें खींच ली जाएगी। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सावधानी से एक संतुलन भी बनाए रखा है। एक लक्ष्मण रेखा खींचना बहुत जरूरी था और हर संस्था इस एजेंसी टेस्ट को पास नहीं कर सकी। इसका कोई उदाहरण है? मैंने नोट्स में एनसीईआरटी के बारे में पढ़ा था। हाँ, एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। जब पहली बार ये पता चलता है कि एनसीईआरटी को स्टेट नहीं माना गया है तो थोड़ी हैरानी होती है। हैरानी तो होती है, आखिर पूरे देश की किताबें वही संस्था तय करती है। लेकिन अगर उस एजेंसी टेस्ट को गहराई से देखा जाए तो लॉजिक समझ आ जाता है। एनसीईआरटी को सरकार से पैसा जरूर मिलता है, लेकिन सरकार का उस पर कंट्रोल डीप एंड परवेसिव यानी बहुत गहरा नहीं है। अच्छा, तो कंट्रोल किस तरह का है? सरकार का कंट्रोल सिर्फ इस बात तक सीमित है कि जो फंड दिया गया है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। एनसीईआरटी के रोजमर्रा के कामों में, उनकी रिसर्च मेथड्स में सरकार का कोई सीधा दखल नहीं होता, इसलिए वो स्टेट नहीं है। समझ गए। इसी तरह एक और बेहद दिलचस्प उदाहरण बीसीसीआई का है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, लगभग एक धर्म है। बीसीसीआई के पास बेतहाशा पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस है। लेकिन फिर भी अदालत ने उसे आर्टिकल 12 के तहत स्टेट नहीं माना। क्यों? क्या वजह थी? क्योंकि बीसीसीआई अपनी अथाह कमाई खुद करता है। उसे सरकार से कोई बड़ी फाइनेंशियल मदद नहीं मिलती। सरकार ने उसे किसी एक्ट के जरिए पैदा नहीं किया है। और उस पर सरकार का जो भी कंट्रोल है वो सिर्फ रेगुलेटरी नेचर का है, ठीक वैसा ही जैसा किसी आम प्राइवेट कंपनी पर होता है। बिल्कुल। इसलिए इतनी पावरफुल होने के बावजूद बीसीसीआई उस वीआईपी क्लब का हिस्सा नहीं है और उसके खिलाफ सीधे फंडामेंटल राइट्स की रिट नहीं लगाई जा सकती। इन सब इंस्टीट्यूशंस की बात तो हो गई, लेकिन मेरे दिमाग में अब एक ऐसा सवाल आ रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स डिबेट्स में से एक है। मैं समझ रहा हूं आप किस तरह इशारा कर रही हैं, बताइए। अगर किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वो न्याय मांगने कहाँ जाता है? अदालत के पास। लेकिन क्या न्याय देने वाली ये अदालत, ये जुडिशरी खुद स्टेट है? क्या वो खुद इस क्लब का हिस्सा है? ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है। इस सवाल पर 1967 के नरेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया था। क्या कहा था कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि जब अदालतें अपना जुडिशियल फंक्शन कर रही होती हैं, यानी जब वो मुकदमों की सुनवाई करके फैसले सुना रही होती हैं, तब उन्हें स्टेट की परिभाषा से बाहर रखा जाएगा। ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण बहुत ही प्रैक्टिकल था। अगर हर कोर्ट के फैसले को ही ये मान लिया जाए कि ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, तो हर हारे हुए केस के बाद लोग उसी फैसले के खिलाफ नई रिट लेकर आ जाएंगे। हाँ, फिर तो मुकदमों का कभी अंत ही नहीं होगा। एक ऐसा एंडलेस लूप बन जाएगा जहां न्याय प्रक्रिया ही कोलैप्स कर जाएगी। एकदम सही। इसलिए फैसले सुनाते वक्त अदालतों को स्टेट नहीं माना जाता। लेकिन फिर 1988 में एक बहुत ही मशहूर मामला आया था ना, AR अंतुले बनाम RS नायक। हाँ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच ने एक बेहद अहम और बारीक बात कही। उन्होंने कहा कि कोई भी अदालत अपनी जुडिशियल पावर का इस्तेमाल करके ऐसा कोई आदेश जारी नहीं कर सकती जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का सीधा सीधा उल्लंघन करे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अदालत भले ही रिट जुरिस्डिक्शन से बचने के लिए टेक्निकली स्टेट न कहलाए, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स को इग्नोर नहीं कर सकती। बिल्कुल। और इसमें एक और दिलचस्प पेंच है। अदालतों का काम सिर्फ मुकदमे सुनना नहीं होता, वो प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करती हैं। जैसे एक हाई कोर्ट अपने यहाँ क्लर्क या जजों की भर्ती करता है, टेंडर निकालता है। हाँ, और जब अदालतें ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रही होती हैं, तब वो पूरी तरह से आर्टिकल 12 के तहत स्टेट होती हैं। अगर किसी हाईकोर्ट ने अपनी भर्ती प्रक्रिया में किसी के साथ जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव कर दिया, तो उसके खिलाफ भी रिट दायर की जा सकती है। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को समेटा जाए तो आर्टिकल 12 और विशेष रूप से अदर अथॉरिटीज की ये जर्नी महज एक कानूनी इतिहास नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल कहानी है। बिल्कुल। एक छोटे से रहस्यमयी फ्रेज की जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ने स्टेट के दायरे को एक बहुत ही संकीर्ण,
सिर्फ सरकार और संसद वाली डेफिनेशन से निकालकर एक विशाल छतरी में बदल दिया। एक ऐसी छतरी जो अब यूनिवर्सिटीज, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस और पूरी तरह से सरकारी कंट्रोल वाली सोसाइटियों को कवर करती है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया ताकि सत्ता की असीम शक्ति और मनमानी के सामने एक आम इंसान के मौलिक अधिकार किसी टेक्निकल लूप होल या कागजी मुखौटे की वजह से कुचले ना जा सकें। और इसीलिए संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी जीवित दस्तावेज कहा जाता है, जो समाज के बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालता रहता है। इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक बहुत ही प्रासंगिक और प्रोवोकेटिव विचार मेरे दिमाग में आ रहा है। अच्छा, बताइए। आज की चर्चा में हमने देखा कि फंक्शनल कैरेक्टर यानी पब्लिक इम्पोर्टेंस के काम को अदालत ने स्टेट तय करने का एक बहुत बड़ा पैमाना माना है। अब जरा आज के इस डिजिटल और एआई युग की कल्पना करें। हाँ, जहाँ टेक का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। सरकार आज अपने ढेरों बेहद जरूरी काम आउटसोर्स कर रही है। नागरिकों के आधार कार्ड का डेटा मैनेजमेंट, देश का पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ तक कि कई पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम्स को बड़ी बड़ी प्राइवेट टेक कंपनियों और विदेशी कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले किया जा रहा है। ये तो है, आम जनता की प्राइवेट और सेंसिटिव जानकारी पूरी तरह से प्राइवेट सर्वर पर स्टोर हो रही है। तो ये एक बहुत ही गंभीर सवाल पैदा करता है। जब ये पूरी तरह से प्राइवेट टेक कंपनियां सरकार के बिहाफ पर आम नागरिकों का डेटा और उनकी पब्लिक सर्विसेज हैंडल कर रही हैं और एक तरह से वही काम कर रही हैं जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तो क्या आने वाले कल में अदर अथॉरिटीज की परिभाषा को एक बार फिर से खींचना पड़ेगा? एग्जैक्टली। क्या वो दिन दूर है जब भविष्य में सुप्रीम कोर्ट को इन बिग टेक कंपनियों को भी फंडामेंटल राइट्स के प्रति जवाबदेह ठहराते हुए स्टेट की डेफिनेशन में लाना पड़ेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल के कानूनी विवादों की नींव रख सकता है। वो जो एक्सरे की तस्वीर शुरुआत में धुंधली थी, वो शायद आगे चलकर तकनीक और डेटा की नई लेयर्स में और भी उलझने वाली है। हाँ, इस बात की पूरी संभावना है कि इस वीआईपी क्लब के दरवाजे जल्द ही कुछ बिल्कुल नए तरह के मेहमानों के लिए खुलने वाले हैं। लोगों के लिए ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य के संविधान को देखने का नजरिया बदल सकता है। बिल्कुल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है ये। तो इसी थॉट के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं रैप अप करते हैं। सोर्स मटेरियल की इस शानदार लीगल जर्नी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला।